वेलकम न्यू व्यूअर्स। हम आपको आपके अपने पसंदीदा प्रोग्राम कानूनी मशवरे में एक दफ़ा फिर खुशामदीद कहते हैं। हम हर हफ्ते इस प्रोग्राम में आपके लिए आपके मसाइल के हल के लिए आते हैं, और अगर आपका कोई सवाल हो जो आपके किसी भी कानूनी मसले से मुतल्लिक है, वो मसला बेशक इमिग्रेशन से मुतल्लिक है, फैमिली लॉ के से मुतल्लिक है, या सिविल लिटिगेशन के हवाले से कोई और मसला आपको दरपेश है आपको, तो आप हमें स्टूडियो में जो स्क्रीन पे नंबर है उस पर आप हमें कॉल कर सकते हैं। मैं कोशिश करता हूँ कि आपके सवाल को जितनी जल्दी जवाब हो और जो एक प्रिसाइज जवाब है वो हम देते हैं। तो अगर आपका किसी भी तरह का कोई मसला है जो कि आपके किसी कानूनी मसले के बारे में है, तो आप हमें इस प्रोग्राम में कॉल कर सकते हैं, और मैं कोशिश करूँगा कि आपके जो सवालात हैं उनको जल्दी से जल्दी जवाब दे सकें। तो आज इस तरह के जो भी अगर किसी का कानूनी मसला होता है, तो उसमें यूजुअली ये होता है कि लोग थोड़े से परेशान होते हैं कि इसको किस तरह से हल किया जाए। बाज़ औक़ात उनकी जो एप्लीकेशंस हैं वो डिले हो रही होती हैं, या कोर्ट में उनका जो मसला है उसमें उनको डिले आ रहा होता है, तो वो अपने सवाल जो है वो हमें कर सकते हैं। इसी तरह अगर आप अपने कोई एप्लीकेशन करना चाहते हैं, या कोई सिविल मैटर जो है वो कोर्ट में स्टार्ट करना चाहते हैं, और उससे पहले अगर आप कोई इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं, तो वो भी आप हमें इस प्रोग्राम में कॉल कर सकते हैं। हमारा नंबर जो है वो स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहा होगा कि आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। और अगर इसके अलावा आपको कोई इन डिटेल क्वेश्चन चाहिए, आंसर चाहिए होता है, तो आप अपने क्वेश्चन को आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं, जो कि आपको लेटर ऑन प्रोग्राम के किसी स्टेज पे आपको हमारा ईमेल एड्रेस भी नज़र आएगा, तो आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। जी चलते हैं आज की हमारी फ़र्स्ट कॉल की तरफ। हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। मेरा आपसे ज़रा सा छोटा सा क्वेश्चन था कि मेरा असल में 10 इयर्स पे जो है मैंने इंडेफिनिट लीव टू रिमेन मिली है अभी मुझे 1 महीना पहले जी लेकिन मेरी जो डिपेंडेंट वाइफ थी और बच्चे वो 2 साल में आए हुए 1 जनवरी पे आए थे, तो अब उनका कब इंडेफिनिट के लिए एलिजिबल होंगे? ओके, थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले तो क्योंकि आपका इंडेफिनिट हो गया, तो आपको उनका जो स्विचिंग है वो करवानी पड़ेगी स्पाउस ऑफ द पर्सन हु इज सेटल्ड एंड प्रेजेंट एंड सेटल्ड इन द यूके। तो उसके बाद उनको जो रिक्वायरमेंट है उसमें यह है कि उनको 5 इयर्स मुकम्मल करने पड़ेंगे। तो 5 इयर्स मुकम्मल करने के बाद वो इंडेफिनिट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा आपको जो अगर जो इनकम का थ्रेशोल्ड है अगर वो बरकरार रहता है, तो वो मीट करना पड़ेगा, और उसके अलावा उनको लाइफ इन द यूके टेस्ट और जो इंग्लिश रिक्वायरमेंट का टेस्ट है जो वो भी पास करना पड़ेगा। जी चलते हैं हमारी नेक्स्ट कॉल की तरफ। हेलो हेलो जी अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा क्वेश्चन ये है कि मैंने ब्रिटिश सिटीजन से शादी की है और मुझे लास्ट वीक ना इंडेफिनेट मिला है। जी तो इस कंट्री में वैसे भी 10 साल से लीगली हूँ। पहले मैं स्टूडेंट था, तो फिर 3 साल हो गए मेरी शादी को भी। मैंने ब्रिटिश सिटीजन से शादी की है, अभी मुझे लास्ट वीक इंडेफिनेट मिला है। क्वेश्चन ये है कि क्या मैं अभी सिटीजनशिप के लिए अप्लाई कर सकता हूँ या 1 साल मुझे वेट करना पड़ेगा? जी ओके, थैंक यू वेरी मच। जो सिटीजनशिप के उसमें है कि इंडेफिनेट के बाद आपको 1 साल का वेट करना पड़ता है, कि 1 साल तक आप किसी तरह की भी जो इमिग्रेशन रिस्ट्रिक्शंस हैं उनसे फ्री हों। जैसे आपको इंडेफिनेट मिल जाता है, तो उसके बाद आपको 1 साल वेट करना पड़ता है। तो आपको 1 साल वेट करना पड़ेगा, और उसके बाद आप सिटीजनशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जी चलते हैं हमारे नेक्स्ट कॉल की तरफ। हेलो 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 नमस्कार जी। जी नमस्कार सर एक्चुअली मैंने टायर 1 कैटेगरी के लिए लाया था अपना, तो अभी तक रिजल्ट नहीं आया। 1 ईयर हो गया। बता सकते हैं इतना टाइम क्यों लग गया? कब अप्लाई किया था आपने? टायर 1 कैटेगरी में। अच्छा ठीक है, थैंक यू वेरी मच। जो इस तरह के टीयर 1 की एप्लीकेशंस हैं उसमें थोड़ा सा टाइम यूजुअली लग जाता है। अगर आपने बैंक स्टेटमेंट आउट ऑफ यूके से सप्लाई की हो, या आपके डॉक्यूमेंट्स में कहीं से कोई थर्ड पार्टी का स्पॉन्सर हो, तो उन चीज़ों को वेरीफाई करने के लिए थोड़ा सा टाइम लग जाता है। यूजुअली उनका जो नॉर्मल टाइम है प्रोसेस करने का एप्लीकेशन है वो बिटवीन 3 to 6 मंथ का है। अगर आपको 3 to 6 मंथ के दरमियान में भी और अप टू एंड ऑफ 6 मंथ भी आपको जवाब नहीं मिलता, तो आप उनको एक रिमाइंडर दे सकते हैं और उनसे पूछ सकते हैं कि अगर उनकी कोई फर्दर इंक्वायरी है और ये कि आप उनको किसी तरह से असिस्ट कर सकते हैं फर्दर इस केस में, तो आप उनसे अपडेट ले सकते हैं। जी चलते हैं हमारी नेक्स्ट कॉल की तरफ। हेलो जी हेलो हेलो जी 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 गुड आफ्टरनून और गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। क्या कहूँ आपको? अस्सलाम वालेकुम जी, आप जो भी कह लें। अच्छा चलो ठीक है। आप ठीक हैं जी? कैसे हैं? बिल्कुल बिल्कुल ठीक।
अच्छा जी, मेरा सवाल है, मैं लेस्टर से बोल रहा हूँ। जी जी हनीफ साजिद मेरा नाम है। जी। मैं यहाँ 20 साल से रह रहा हूँ और मैं यहाँ का सिटीजन हूँ, मुझे पासपोर्ट मिल चुका है, लेकिन मैंने अपनी बीवी को 2 साल पहले यहाँ बुलाया। अब यहाँ का कानून जो है वो ये कहता है कि इनको कुछ सर्टिफिकेट चाहिए इंग्लिश के, या कुछ पता नहीं लाइफ इन यूके के लिए कुछ सर्टिफिकेट उनको दरकार है जी जब वो इंडेफिनिट के लिए अप्लाई करें। जी जी। तो ये सारी उम्र स्कूल ही नहीं गई। ओके पाकिस्तान, यानी इनकी उम्र 56 ईयर है, ओके। और ये सारी जिंदगी स्कूल गई ही नहीं है। उनको अल्फ का नहीं पता है, बे का नहीं पता है, ABCD कैसे वो क्या करेंगे, मुझे ये समझ नहीं आता। मैं बड़ा परेशान हूँ इस मामले में, तो मेरे लिए क्या आप राय देंगे या क्या हुक्म है? ओके, थैंक यू वेरी मच हनीफ साहब। इसमें जब इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट के शुरू में स्टार्ट हुआ था तो केस हाई कोर्ट में हुआ था, जिसको हम बीबी के नाम से याद करते हैं। उसमें 3-4 लोग जो थे इस तरह की कैटेगरी के, जिन्होंने हाई कोर्ट में ये रिट की थी कि जो टेस्ट है वो बहुत सारे लोगों को यूके आने से और सेटल होने से रोकेगा, क्योंकि जैसे आपने बताया कि बहुत सारे लोग इस पोजीशन में होते हैं कि वो कभी स्कूल ही नहीं गए या उन्होंने अपनी एजुकेशन ही हासिल नहीं की, तो उनके लिए डिफ़िकल्ट होता है कि वो एक फ़ॉरेन लैंग्वेज को उसको सीख सकें या उसमें महारत हासिल कर सकें। लेकिन हाई कोर्ट ने यह डिसाइड किया था कि अगर वो यूके आना चाहते हैं तो दे नीड टू नो अबाउट इंग्लिश, और उनको एटलीस्ट जो मिनिमम लेवल है जिसमें वो अपना नाम बता सकें, अपना एड्रेस और अपनी जो सिचुएशन है हल्की फुल्की, वो अगर बता सकें तो वो एक मिनिमम रिक्वायरमेंट उन्होंने बरकरार रखी थी। जहाँ तक आपके सवाल का तला है कि वो कभी स्कूल नहीं गई, तो आपके पास जो ऑप्शन है वो सिर्फ ये हो सकती है कि अगर आपका डॉक्टर जो है वो ये अगर आपको किस तरह से लिख दे कि इनकी जो मेंटल कैपेसिटी है वो इतनी अच्छी नहीं है कि ये चीज़ों को रिमेंबर कर सकें, उनको याद कर सकें, या उनको पढ़ लिख सकें, या उनकी कोई आई साइट का प्रॉब्लम है कि या उनकी जो मेंटल कैपेसिटी है वो इतनी अच्छी नहीं है, तो उसके हिसाब से एग्जाम्पशन तो आपको मिल उस बेस पे सिर्फ आपको एग्जाम्पशन मिल सकती है। अदरवाइज़ आपको 10 ईयर्स वेट करना पड़ेगा इस एग्जाम्पशन को क्लेम करने के लिए, कि अगर ये आप एज की बेस पे करते हैं। लेकिन अगर कोई बंदा स्कूल नहीं गया तो यहाँ पे स्कूल अवेलेबल हैं, गवर्नमेंट उनको सपोर्ट भी करती है। इस तरह के डिफरेंट स्कूल्स हैं जो लैंग्वेज के कोर्सेज़ करवाते हैं, और वो बहुत इनिशियल स्टेज से आपको शुरू करते हैं, और जो कोर्सेज़ होते हैं वो उनमें भी इनिशियल स्टेज जो है वो ज़्यादातर जो होती है वो कंसिडर की जाती है। तो अगर आप अपने किसी करीबी स्कूल से रब्ता करें तो होपफुली वो आपको जो कोर्स है उसकी डिटेल्स भी बता देंगे, और हाउ के शी कैन कॉप विद ऑल दिस सिचुएशन। अदरवाइज़ आपके पास जो ओनली ऑप्शन बचती है मेरे ख्याल में वो शायद आपको मेडिकल सर्टिफिकेट लेना पड़े डॉक्टर से, कि अगर इनकी ज़हनी हालत इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है कि इंग्लिश सीख सकें। ये चलते हैं हमारी देखते हैं हमारी नेक्स्ट कॉल पे कौन है। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम जी, मेरा नाम इमरान है। भाईजान, नेशनलिटी के लिए अप्लाई करना है तो कौन कौन सी वो टेस्ट जो पास करने पड़ते हैं? और इसके साथ मेरी इंडेफिनिट स्टे है, मैं 10 साल हो गए इंडेफिनिट हुए, और सेपरेट रह रहा हूँ वाइफ से, डिवोर्स भी हो गई है, और पिछले 6 महीने में पाकिस्तान गुजारेंगे। इसमें कोई प्रॉब्लम हो सकती है या क्या सिस्टम है? ओके, थैंक यू वेरी मच। नेशनलिटी में ये है कि आपने जो टाइम पीरियड है, एक तो यूके में आपका 1 ईयर जो है उसमें लास्ट 1 ईयर में आप 90 डेज से ज़्यादा बाहर ना रहे हों, पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि आप जैसे आपने बताया कि इंडेफिनिट आपके पास 10 ईयर्स है तो आप नेशनलिटी अप्लाई कर सकते हैं। जहाँ तक लैंग्वेज का ताल्लुक है तो उसमें यह है कि एक तो आपको लाइफ इन द यूके टेस्ट पास करना पड़ेगा, उसके अलावा आपको B1 का जो एक एडिशनल सर्टिफिकेट है वो लेना पड़ेगा स्पीकिंग और लिसनिंग में। तो ये सब चीज़ें अगर आपके पास मुकम्मल है तो उसके बाद आप इंडेफिनिट अप्लाई कर सकते हैं, और सॉरी नेशनलिटी जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। जी चलते हैं नेक्स्ट कॉल की तरफ। हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी सर, मैं रेडिंग से बात कर रहा हूँ, असद मेरा नाम है। बेसिकली मैं स्टूडेंट वीज़े पे इधर आया था 2007 में जी जी, और 2011 में तकरीबन मेरा जो है ना वो ओवरस्टे हो गया था। तो अभी हेलो आई थिंक कॉल ड्रॉप हो गई है। चलते हैं हमारी नेक्स्ट कॉल की तरफ। हेलो हेलो जी अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम रहीम है जी। और मैं ये पता करना चाहता था, मैंने इस दिसंबर को अपना इंडेफिनिट अप्लाई करना है, तो बेसिकली मेरे वो ड्राइविंग लाइसेंस पे 6 पॉइंट लग गए थे। अच्छा, तो मैंने ये पता करना है कि ये मेरे इंडेफिनिट पे असरअंदाज होंगे या नहीं। बाकी मेरे पास टाइम ड्यूरेशन मेरे पास पूरा है और बाकी सारे डॉक्यूमेंट्स मेरे पास हैं, तो मैं अभी कंफ्यूज हूँ कि ये आप मुझे कोई इसका मशवरा दें। आप किस बेस पे इंडेफिनिट अप्लाई करना चाह रहे हैं?
जी मैं इंडेफिनिट अप्लाई करना चाह रहा हूँ। मेरी वाइफ यहाँ है तो वो ब्रिटिश सिटीजन है और मेरी बेटी है 6 महीने की, उसके पास भी पासपोर्ट है यहाँ का। अच्छा, तो मैं जो है वो अप्लाई करना चाह रहा हूँ इंडेफिनिट, स्पाउस वीज़ा है मेरे पास। ओके, थैंक यू वेरी मच। जी जी थैंक यू वेरी मच। जो पॉइंट्स हैं बेसिकली वो आपको एज सच तो वो जो जनरल रिक्वायरमेंट है कि आपका क्रिमिनल को रिकॉर्ड ना हो, उसमें तो आपको इतना नहीं करना चाहिए इफेक्ट। अगर आप एक अच्छी रिप्रेजेंटेशन बना के यूके होम ऑफिस को भेजें कि आप किस मजबूरी के तहत आपको पॉइंट लगे थे और आपने कोई उसके बाद से वो कोई ब्रीच नहीं की है, अगर आप परसिस्टेंट नहीं है तो वो होपफुली आपको इंडेफिनेट मिल जाएगा। बेहतर यही है कि आप अपने किसी करीबी सोलिसिटर से रब्ता करें और अपने जो भी सर्कमस्टांसेस हैं उनको बताएं, और आपके जो पर्सनल यानी आपकी वाइफ की जो कंडीशन है, आपके बच्चे की जो कंडीशन है, उसको अगर उनको वो सबको मिक्स करके एक अच्छी रिप्रेजेंटेशन आपके बिहाफ पे करें तो होपफुली आपको इंडेफिनेट मिल जाएगा। जी चलते हैं नेक्स्ट कॉल की तरफ। हेलो हेलो सर जी, मैंने पूछना था कि मेरे डिस्क्रेशन लीव मिली थी मुझे 2009 से लेकर 12 तक। तो 12 में मैंने जब उनको भेजी तो उन्होंने 12 से लेकर 13 तक अपने पासवर्ड उधर ही रखा होम ऑफिस ने। तो अभी 13 में अक्टूबर में आया है तो उन्होंने अक्टूबर 13 से लेकर 16 तक मुझे दे दिया। तो मैंने ये पता करना था कि मेरे जो 6 ईयर है वो 15 में पूरे हो जाएंगे, लेकिन मेरे पास जो अभी डिस्क्रेशन उन्होंने लीव दिया है तो जो 1 साल उनके पास रहा पासपोर्ट वो उन्होंने उसमें कुछ नहीं लिखाया। तो मैं पूछना था कि 15 में मुझे अप्लाई करना है कि 16 तक मिली है तो 16 के बाद में अप्लाई करूंगा मैं इंडेफिनिट के लिए। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच। जब आप वीज़ा अप्लाई कर देते हैं तो आपका वो टाइम जो वीज़ा अप्लाई करने से लेके वीज़ा लगने तक का होता है वो लीगल होता है, और वो उसमें वही लीव होती है जो आपकी पहले लीव थी या जिस लीव के लिए आपने अप्लाई किया था। तो मेरे ख्याल में क्योंकि आपको पहले डिस्क्रिप्शन लीव मिली हुई थी और आपको जो फर्दर भी डिस्क्रिप्शन लीव मिल गई है तो आप 5 ईयर्स के बाद इंडेफिनेट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जी चलते हैं नेक्स्ट कॉल की तरफ। हेलो अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम। मेरे 2 क्वेश्चन है, मैं एक करके पूछूं या फिर दोबारा कॉल करनी होगी? नहीं आप दोनों पूछ सकती हैं। पूछ सकते हैं। अच्छा, पहला क्वेश्चन ये है कि मैं शादी हो गई यहाँ आई थी जुलाई 2011 में। मेरे जो हस्बैंड है वो ब्रिटिश हैं। शादी मेरी पाकिस्तान में हुई थी और मेरी बच्ची भी पाकिस्तान में हुई थी 2008 में। ओके ठीक है, तो वो मेरे साथ मेरे वीजे पर आई थी, बिकेम लाइक स्पाउस वीजा ना। मुझे भी इंडेफिनिट मिल गया और हमने बच्ची के लिए जब पासपोर्ट के लिए अप्लाई किया तो उन्होंने कहा क्योंकि बच्ची शादी से पहले पैदा हुई थी, निकाह रजिस्टर होने से पहले, तो उसको पासपोर्ट नहीं मिल सकता। तो दे सेंड अस लेटर एंड दे आस्क्ड अस कि दूसरे ऑफिस जो होम यूकेपी ऑफिस है उनमें आप बात करें। उस पर जब मैंने पढ़ा जी बोलिए आपका सवाल क्या है? तो अभी मैं क्या करूं? उस पर जब मैं पढ़ती हूँ तो वो कहते हैं कि 2006 के रूल के मुताबिक दे कांट से कि नहीं मिल सकता बच्ची को पासपोर्ट, इलेजिटिमेट है या लेजिटिमेट है जो भी है। इलेजिटिमेट का अच्छा उन्होंने किया जी। जो पासपोर्ट के लिए बच्चे के लिए एज ए रजिस्टर्ड टू बी एज ए ब्रिटिश नेशनल है, उसके रिक्वायरमेंट ये हैं कि मदर या फादर उनमें से एक एट द टाइम ऑफ द मैरिज जो है वो ब्रिटिश सिटीज़न हो। और क्योंकि आप वैसे भी यूके से बाहर थे उस वक्त जब बच्ची पैदा हुई है, और आपका जैसे आपने बताया कि शायद निकाह भी आपका पहले आपने शायद रिलीजियसली मैरिज की और उसके बाद आपने उसको रजिस्टर करवाया हो, तो अगर आपके पास ये प्रूफ नहीं है तो फिर वो मुश्किल हो जाएगा आपके लिए उसको एज ए ब्रिटिश इस्टेब्लिश करवाना कि टाइम ऑफ द मैरिज जो था जो बच्चा जो था वो ब्रिटिश था। तो क्योंकि आपकी उससे शादी नहीं हुई थी, उनके कागज़ों में आपकी शादी नहीं हुई थी, इसलिए वो बच्चे को ब्रिटिश जो सिटीज़न है वो रजिस्टर्ड नहीं करेंगे। आपको वेट करना पड़ेगा, जैसे आपका इंडेफिनेट का 1 साल होता है और आपका बच्चे का भी इंडेफिनेट का 1 साल होता है, तो उसके बाद आप दोनों नेचुरलाइजेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं और उसके बाद आप ब्रिटिश पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जी चलते हैं नेक्स्ट कॉल की तरफ। हेलो हेलो जी हेलो जी आपकी कॉल मिल गई है। हाँ जी, बात ये है जी, तो हमारी भी हमने 14 साल वाला केस लगाया था। अच्छा। तो उसमें ना मेडिकल बेस पे डॉक्टर ने भी लिख के दिया था सभी कुछ। तो इसने हमें तो ऑब्जेक्शन लगा दिया भी तुमने 2006 में और किसी नाम पर वीजा लेके इतने आए इस मुल्क में। जी जी। तो वो हमारा केस रिफ्यूज कर दिया। तो हम तो 2006 में इतने थे, तो ये एक ऑब्जेक्शन यही लगाया है भी तुम और किसी के नाम पर वीजा लेके आए हैं। ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਅਗਰ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਈਜ਼ੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। हाँ जी भी बात ये है भी मैं
14 ਸਾਲ ਵਾਲਾ ਕੇਸ ਲੱਗਾ ਸੀ ਮੇਰਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਮੈਡੀਕਲ ਵੀ ਨਾਲ ਵੇस्ट लगा सारा डॉक्टर ने लिख दिया भी सफर नहीं कर सकता। तो आपको राइट ऑफ अपील उन्होंने आपको राइट ऑफ अपील दिया है कि नहीं दिया? अपील का नहीं दिया, उसने बोला भी हाई कोर्ट जा सकते हैं, उसने बोल दिया भी तू 2006 में किसी के नाम पर इतने आया इस मुल्क में। और आप कहते हैं कि आप नहीं आए? मैं 2006 में इतने थे इंग्लैंड में थी। अच्छा ठीक है। अच्छा इसमें हमारा बता सकते हैं भी हम क्या करें फिर? जी थैंक यू वेरी मच। अगर आपके पास एक स्ट्रॉन्ग एविडेंस है कि जब वो एलेज कर रहे हैं कि आप 2006 में आए हैं और जबकि आप कह रहे हैं कि आप 2006 में ऑलरेडी यहाँ पे थे और आपके पास इसकी कोई वैलिड एक स्ट्रॉन्ग एविडेंस मौजूद है, तो मेरे ख्याल में आपके लिए बहुत अच्छा केस है कि आप हाई कोर्ट में जाएं और इसके जुडिशल रिव्यू की एप्लीकेशन करें। तो उसमें पॉसिबिलिटी ये है कि होम ऑफिस आपको राइट ऑफ अपील दे देगा। जब राइट ऑफ अपील दे देगा तो फिर आप ट्राइब्यूनल में जाके अपना केस प्रेजेंट कर सकते हैं। और मेरे ख्याल में अगर आपके पास एविडेंस है इस चीज़ की कि आप 2006 में यहाँ पे थे और आप जिस नाम पे वो कह रहे हैं उस नाम पे नहीं आए, तो आपके लिए बहुत अच्छी ऑप्शन होगी कि आपका केस जो है वो 14 ईयर्स की बेस पे आपको इंडेफिनिट मिल जाएगा। जी चलते हैं नेक्स्ट कॉल की तरफ। हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सर मेरा क्वेश्चन ये था कि पाकिस्तान से स्पाउस वीज़े की टाइमिंग क्या है और नेशनलिटी की क्या फीस बढ़ गई है या वही सेम ही है? ओके थैंक यू वेरी मच। जो अभी वेबसाइट पे आ रहा है वो तो यही है कि 2 वीक्स का टाइम वो लेते हैं, लेकिन स्पाउस वीज़े में यूजुअली टाइम ज़्यादा लगता है और उसमें अमूमन जो हमारी ऑब्जर्वेशन है उसमें है 6 to 8 वीक्स का टाइम इजीली लग जाता है। लेकिन वो होता है जो स्ट्रेट फॉरवर्ड जिसमें हर चीज़ मुकम्मल हो, आपने जो भी इन्फॉर्मेशन उनको चाहिए वो प्रोवाइड किया तो वो वीज़ा जल्दी हो जाता है। लेकिन अगर जैसे एक प्रॉब्लम लोगों को अक्सर आ रही है वो है 18,600 की जो रिक्वायरमेंट है उसमें ये है कि अगर तो उन्होंने वीज़ा देना हो फिर तो वो उसी टाइम फ्रेम में दे देते हैं, लेकिन अगर उन्होंने वीज़ा रिफ्यूज़ करना हो तो फिर वो वीज़े को रिफ्यूज़ करने की बजाय होल्ड कर रहे हैं क्योंकि मैटर जो है वो कोर्ट में पेंडिंग पड़ा हुआ है। तो ऐसे तमाम वीज़े जो सिर्फ इनकम की बेस पे रिफ्यूज़ हो रहे हैं या होंगे उन सबको उन्होंने होल्ड किया हुआ है कि अगर कोर्ट यूके भी होम ऑफिस के हक़ में फ़ैसला देती है तो वो रिफ्यूज़ हो जाएंगे और अगर वो आवाम के हक़ में फ़ैसला देते हैं तो वो सारे उनको अलाउ करने पड़ेंगे या उनको कोई और रीज़न ढूंढनी पड़ेगी उनको रिफ्यूज़ करने के लिए। तो जो जनरल जो टर्म्स हैं उसमें तो यही है कि विदिन 6 to 8 वीक्स उनका वीज़ा जो है वहाँ से लग जाता है, लेकिन डिपेंडिंग ऑन के आपने डॉक्यूमेंट्स कितने दिए हैं। जहाँ तक फ़ीस का तल्लुक़ है तो फ़ीस स्लाइटली अप्रैल से थोड़ी सी बढ़ी हुई है और उससे ज़्यादा इतना फ़र्क नहीं पड़ा। अब करंटली इट्स अबाउट 874 पाउंड। चलते हैं नेक्स्ट कॉल की तरफ। हेलो अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम सलाम। ये जो थोड़े से क्वेश्चन है मेरे आपसे। मैं सपोज वीज़े पे हूँ इधर इंग्लैंड में, तो जनवरी में जो है ना मैं अपना इंडेफिनेट अप्लाई करने जा रहा हूँ। तो प्रॉब्लम ये है कि मेरा जो है ना वो वर्किंग टैक्स क्रेडिट मुझे दे रहे हैं, मैंने सारा कुछ किया उसको बंद करवाने के लिए, लेकिन वो मुझे स्टिल जो है वो बंद नहीं हो रहा। इवन कि मैंने अपनी वाइफ का काम शो किया लाइक 32 आवर्स और फुल टाइम काम वो कर रही है, मैं भी फुल टाइम काम कर रहा हूँ और 2 बच्चे हैं हमारे, बट स्टिल जो है ना वो वर्किंग टैक्स क्रेडिट फ़ोन भी किया लेकिन वो कहते हैं जी आपका राइट है। तो फिर हमने बताया कि वीज़ा के ऊपर लिखा हुआ है कि आप फंड वगैरह नहीं ले सकते, लेकिन स्टिल मतलब शॉर्ट ये है कि वो बंद नहीं कर रहे। और दूसरा ये है कि इसके लिए मैं फिर क्या करूं, अगर फिर मैं कल को अप्लाई करता हूं जनवरी में तो फिर मैं क्या उनको रीज़न दे सकता हूं कि मैंने तो फ़ोन भी किया सारा कुछ किया। तो वो कह रहे थे कि होम ऑफिस हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं और वो पूछ सकते हैं तो हम उनको बता देंगे। फर्स्ट तो ये है उसके ऊपर कोई असर तो नहीं पड़ेगा उससे, और सेकंड ये है कि 2 साल के वीज़े में तकरीबन मैं 2 दफ़ा पाकिस्तान गया था, 25 डेज एक दफ़ा और 1 मंथ के लिए दूसरी दफ़ा गया था, तो ये तो नहीं कुछ असर करेगा उसमें। लाइक 58 डेज आप कह सकते हैं इन 2 ईयर्स। तो ये छोटे 2 क्वेश्चन है, इनका अगर जवाब देना। थैंक यू वेरी मच। पहली बात तो ये है कि जो आपका टाइमिंग है वो बहुत शॉर्ट है और ये डेफिनेटली आपके वीज़े पे इस पर कोई नेगेटिव असर नहीं होगा। जहाँ तक वर्किंग टैक्स क्रेडिट का तल्लुक़ है तो मैं अपने जो तमाम सुनने वाले नाजरीन हैं उनको ये बताना चाहूँगा कि वर्किंग टैक्स क्रेडिट जो है वो पब्लिक फंड्स की कैटेगरी में नहीं आता। तो जो लोग काम कर रहे हैं और उनको वर्किंग टैक्स क्रेडिट मिल रहा है, तो जैसे HM रेवेन्यू वालों ने कहा कि ये उनका राइट है, आप कानूनी तौर पे काम कर रहे हैं तो आपको एक वर्किंग टैक्स क्रेडिट जो होता है वो गवर्नमेंट की तरफ से पे बैक की सिचुएशन में मिलता है, तो वो आपका राइट है, उसकी बेस पे आपका वीज़ा रिफ्यूज़ नहीं होगा, कतन नहीं होगा। और इस सिलसिले में कोर्ट के डिसीजंस मौजूद हैं, इसलिए आपको उसके वर्किंग टैक्स क्रेडिट के बारे में वरी होने की ज़रूरत नहीं है। आप अपना वीज़ा अप्लाई करें, होपफुली आपको जो भी आप इंडेफिनेट अप्लाई करना चाहते हैं तो वो आपको हो जाएगा। ये चलते हैं नेक्स्ट कॉल की तरफ। हेलो हेलो जी जी
ਜੀ ਮੈਂ ਨਾ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਪੁੱਛਣੀ ਸੀਗੀ ਆਪਣਾ ਜਿੱਦਾਂ ਨਾ ਮੈਂ ਅਸੀਂ ਕੇਸ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ 2010 ਦੇ ਵਿੱਚ ਫॉर ਆਪਣਾ ਅਸਾਈਲਮ ਸੀਕਰ ਦੇ ਬੇਸ ਤੇ ਓਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਲਾਸਟ ਆਪਣਾ ਇਸੇ ਸਾਲ ਅਗਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ 2.5 ਸਾਲ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਫॉर ਆਪਣਾ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਬਿਮਾਰ ਸੀਗਾ ਮਤਲਬ ਉਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਚਿੱਠੀ ਪਾਈ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਬੱਚੇ ਕਰਕੇ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਸੀ ਉਹ ਇੱਥੇ ਜੰਮਿਆ ਸੀਗਾ 7 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਉਹ ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਕਰਨਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਟਰੈਵਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਾਸਪੋਰਟ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹੈਗਾ ओके ਤੇ ਵੀ ਹੋਮ कंट्री ही ट्रैवल कर सकते हैं कि नहीं कर सकते जी ओके थैंक यू वेरी मच जहाँ तक मेरी आपके सवाल से इसकी अजम्पशन बनती है तो वो उन्होंने आपको असाइलम की बेस पे वीज़ा नहीं इशू किया बल्कि जो ह्यूमन राइट की जो कैटेगरी की न्यू कैटेगरीज हैं जिसमें बच्चों को 7 साल की बेस पे वीज़ा इशू होता है उस कैटेगरी में किया तो अगर आपको उस कैटेगरी में वीज़ा मिला है तो आप अपने होम कंट्री में ट्रैवल कर सकते हैं उसके लिए आपको अपने पासपोर्ट बनवाने पड़ेंगे वो बेशक आप अपने होम कंट्री से बनवाएं अगर आपके पास पासपोर्ट नहीं है तो आप ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स भी बनवा सकते हैं लेकिन उसमें एक गौर करना आपको ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स उस वक्त बना सकते हैं अगर आपका अपना कंट्री जो है वो आपको जो पासपोर्ट वगैरह वो इशू नहीं करता तो इस सिलसिले में आप अपने किसी करीबी सोलिसिटर से रब्ता करें और उनको अपने जो भी आपको जिस वीज़े जो आपको मिले हैं वो उनको दिखाएं तो वो आपको बेहतर मशवरा दे सकते हैं कि आपको कौन से जो पासपोर्ट अप्लाई करना चाहिए या ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स अप्लाई करना चाहिए जी चलते हैं नेक्स्ट कॉल की तरफ हेलो अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम सलाम मैंने अपने बच्चों की बेस पे FLRO एप्लीकेशन दी थी लास्ट नवंबर में तो 3-4 महीने बाद बायोमेट्रिक हो गए थे इस नवंबर में उन्होंने को फर्दर प्रूफ मांगे थे कि सेम ही एड्रेस पे आपका और वाइफ के कोई नाम बिल्स हों और बच्चों के साथ एक्सेस और ये वो मैंने भेज दिए तो अब मैंने पूछना था तकरीबन कितना टाइम लग जाएगा क्योंकि 1 साल हो गया और अभी 1 हफ्ता हुआ है भेजे हुए तो अभी 1 महीने 2 महीना अंदाजन को बता सकते हैं कितना टाइम लगेगा और क्या देंगे वो 2.5 साल की 4 बार देंगे DLR या किस तरह से करेंगे आपको कोई सवाल पूछना है मेरे से जी आपको मेरे से कुछ पूछना है नहीं थैंक यू वेरी मच आपके सवाल की मुझे समझ आ गई है उसमें ये है कि आपने बच्चों की बेस पे अप्लाई किया है तो उसमें आपको वो 2.5 साल की जो 4 लीव्स हैं वो मिलेंगी और उसमें आपको 10 इयर्स की जो लिमिट है वो कंप्लीट करनी पड़ेगी और उसके बाद आपको इंडेफिनिट मिलेगा तो उसमें अभी जहाँ जैसे कि उन्होंने आपसे फर्दर डॉक्यूमेंट्स मांगे थे तो यूजुअली ये होता है कि विदिन बाज़ औक़ात तो विदिन अ वीक जो है वो डिसीजन आ जाता है पॉजिटिव डिसीजन के ठीक है जी हम सेटिस्फाई हैं और बाज़ का थोड़ा सा टाइम लगता है तो होपफुली विदिन 4 to 6 वो आपको रिस्पॉन्स दे देंगे जी चलते हैं नेक्स्ट कॉल की तरफ हेलो हेलो जी हेलो जी आपकी कॉल मिल गई है हाँ जी अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम सलाम मेरा ना एक्चुअली केस काफ़ी लटका हुआ है एक्चुअली मैंने 2009 में आया था यहाँ पे मार्च को तो हमने HSMP लगाया था तब तो ये था कि जो इंडिया से आते हैं तो 1 साल में अगर उनकी इनकम इतनी है तो HSMP हम लगा सकते हैं तो हमने HSMP लगाया उस तो वो रिफ्यूज होगा किसी वजह से कि हमारे वकील ने 1 महीना पुरानी स्टेटमेंट लगा दी थी ठीक है उसके बाद हमने स्टूडेंट वीज़ा लगाया 2009 में तो हमें 1.5 साल का मिला वीज़ा वो हम मेरी वाइफ रेगुलर कॉलेज जाती रही उसके बाद फिर पोस्ट ग्रेजुएट के लिए डिप्लोमा लगाया कोर्स के लिए लगाया वीज़ा वो भी मिल गया हमें वीज़ा तो अब हमने 3rd टाइम जब स्टूडेंट वीज़ा लगवाया था तो एक्चुअली में हमें किसी वो जो एजेंट होते हैं उनसे लगवाया था तो उसने हमें एकदम से दिलवा दी वहाँ पे हमारा वीज़ा जब आया तो हम जब कॉलेज रजिस्टर होने गए तो उन्होंने बोला जी आपका कोर्स तो कब से शुरू हो गया तो हमने उनको बोला कि हमारे पास तो वीज़ा ही अभी आया है तो वो हमारे से एक्स्ट्रा पैसे 1000 पाउंड मांगने लग पड़े तो उस समय मेरे पास क्योंकि वाइफ को काम नहीं अलाउड आया था तो मैंने उनको बोला कि हम नहीं पैसे दे सकते आप अगर हमसे पैसे लेना चाहते हो तो हमें लिख के दो कि आप हमारे अटेंडेंस पूरे करने के क्योंकि मैं साफ बात करता हूँ नहीं मेरे को कोई ये नहीं कि मेरे को डर है कि कुछ है तो मैंने उनको बोला कि आप लिख के दे मेरे को कि आप मेरे से पैसे मांगते हैं कह रहे नहीं जी तो काफ़ी वहाँ पे झगड़ा हुआ वाइफ के साथ उन्होंने बदतमीजी से बोले जो वहाँ पे बैठे हुए थे वो तो उसके बाद फिर हम जब वाइफ हॉलीडे की लेटर लेने के लिए गई तो कह रहा है कि 1000 पाउंड अटेंडेंस पूरे करने का और 500 पाउंड लेटर का तो वाइफ ने बोला कि मैंने यहाँ पे 2 बार कॉलेज में एडमिशन लिया है तो हमें तो एक बार भी हॉलीडे की लेटर के पैसे नहीं दिए तो कह रहा है जी हमने यहाँ पे चैरिटी थोड़ी खोली फिर बकवास करने लग पड़ा तो मैंने अपनी वाइफ को बिना लेटर के इंडिया भेज दिया तो वो वापस भी आ गए यहाँ पे ठीक है जब तक वो वापस आई तो हमें इमिग्रेशन की लेटर आ चुकी थी कि
आपका वीजा कटेल कर दिया गया है, ठीक है। तो उससे पहले हमने होम ऑफिस को होम ऑफिस की लेटर आने से पहले हमने उनको पहले बोल दिया था, होम ऑफिस को मेल डाली थी, मेरे पास प्रूफ है होम ऑफिस की जो लेटर आई है उससे पहले का मेरे पास प्रूफ है कि मैंने होम ऑफिस को मेल लिखी है कि उन्होंने हमारे से इतने पैसे मांगे, ये किया वो किया। हमारा पिछला जो 3-4 साल का रिकॉर्ड है, हम रेगुलर कॉलेज गए हैं, प्रॉपर पढ़ाई की है, सब कुछ किए, तो उन्होंने वीजा कर्टेल कर दिया, ठीक है। तो किसी वकील से मिला था तो उन्होंने मेरे को बोला कि आप ह्यूमन राइट्स में लगा दो FLRO। मैंने FLRO लगाया तो उन्होंने मेरा रिजेक्ट कर दिया। मेरी एक बच्ची भी है 3 साल की यहाँ पे, तो रिजेक्ट हो गया। तो अब मैंने ट्रिब्यूनल कोर्ट में लगाई है, तो इस केस को मैं आगे लेके जा सकता हूँ क्योंकि मैं अपनी जगह पे सही हूँ कि मैं कुछ गलत नहीं किया। वो कॉलेज वालों ने हमारे से पैसे, जो जैसे कॉलेज प्राइवेट कॉलेजेस मांगते हैं ना, वैसे मांग रहे थे मेरे से। तो अब बताए मैं क्या कर सकता हूँ। मैंने ट्रिब्यूनल कोर्ट में अब केस तो लगा दिया क्योंकि मेरे पास प्रूफ है सारे। थैंक यू वेरी मच आपके सवाल का शुक्रिया। बुनियादी तौर पर मसला ये है कि शुरू में तो आपको एजेंट के ज़रिए जो एडमिशन करवाना ही नहीं चाहिए था। हम इस तरह की जो भी प्रैक्टिस हैं उनको बड़ा स्ट्रांगली कंडेम करते हैं। हमेशा अपने क्लाइंट को एडवाइस करते हैं कि आप जो प्रॉपर चैनल हैं उसके ज़रिए अपने वीज़े लगवाएं, किसी एजेंट्स के ज़रिए, किसी ऐसे लोगों के ज़रिए कि जी हम आपको डॉक्यूमेंट्स बनवा देंगे। तो वो चीज़ें जैसे आपको अभी अपने केस से भी पता चल गया होगा कि वो एक नेगेटिव इफेक्ट होता है इवन आफ्टर गेटिंग द वीज़ा। तो आप इस तरह की कोई भी कोशिश ना किया करें। जहाँ तक आपके ह्यूमन राइट का केस का तल्लक है, तो आप जैसे आपने बताया कि आपने सोलिसिटर किया हुआ, तो वो आपको बेहतर बता सकता है कि इसमें मेरिट कितना है और आपने उसको किस बेस पे आपका जो ह्यूमन राइट का केस जो है वो डाला है। एडवाइस आपको ये भी हो सकती है कि आप किसी नए कॉलेज में एडमिशन लेके प्रॉपर किसी कॉलेज में प्रॉपर कोर्स करके तो अपना वीज़ा उसमें आप स्विच करवा सकते हैं। तो होपफुली उसमें ज़्यादा चांसेस हैं निस्बतन ये कि आप अपनी ह्यूमन राइट की जो एप्लीकेशन है उसको परसू करें। नाज़रीन, इसके साथ ही इस वक्त हमारे प्रोग्राम में ब्रेक का वक्त हुआ जाता है। ब्रेक के बाद आपके दोबारा सवाल के जवाब लेंगे, तो मिलते हैं एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक व्यूअर्स। प्रोग्राम में वक्फे पे जाने से पहले मैं आपके सवालों के जवाब दे रहा था। अगर आपको अपने किसी कानूनी मसले के हल के सिलसिले में कोई सवाल करना है तो आप हमें जो स्क्रीन पर दिया हुआ नंबर है उस पर हमें कॉल कर सकते हैं। अपने किसी भी इमिग्रेशन के हवाले से, फैमिली लॉ के हवाले से या सिविल लिटिगेशन के हवाले से कोई आपका सवाल हो तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। जी, देखते हैं हमारी नेक्स्ट कॉल पे कौन है। हेलो जी हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सर जी, मेरा एक छोटा जिहा मसला है। मैं अपनी फैमिली ਨੂੰ स्पॉन्सर भेजा ਸੀ, स्पॉन्स वीज़ा स्पॉन्सर ਕੀਤਾ ਸੀ, मगर वीज़े ਤੇ ਲੱਗ ਗਏ ਸਨ। ਇੱਕ ਬੇਟੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਸੀ, ਉਹ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ अपील ਦਾ ਰਾਈਟ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, मैं अपील ਤੇ ਕੀਤੀ, मगर वो फीस ਜਿਹੜੀ मेरे सोलिसिटर ने पता नहीं लेट भेजी या की, तो कुछ 4 महीने बाद एक लेटर आ गया कि लेट फीस तो भेजी है, इस वजह तो ਅਸੀਂ वापस कर ਦਿੱਤਾ ਤੁਹਾਡਾ केस। ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ फीस ला के ना तो फिर दोबारा भेजी है, तो मतलब ये तक 4 महीने फिर हो गए ने, 4-5 महीने वो जो उन्होंने कॉल करता है, रबता करते ना, तो कहते जी वो जज के ऑफिस च पई है, तो जदों भी वो क्यू च नंबर आएगा डिसाइड करन तो ਤੁਹਾਨੂੰ मेरा मतलब दसणगे उन्हें एक्सेप्ट की है या नहीं की। ਇਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ प्लीज कितना टाइम लगेगा, की होएगा, या मतलब वो एक्सेप्ट करते ने या नहीं करते। उस पर मैं इस वजह तो फोन करते मैं बड़ा परेशान हूँ। उस बेटी बेचारी कली रह गई उत्थे, ओदा उत्थे है भी कोई नहीं, असं ओदे बारे बहुत परेशान हो रहे हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच। जो इस तरह की सिचुएशन होती है यूजुअली उसमें इतना टाइम नहीं लगता कि ट्राइब्यूनल वाले यूजुअली आपको एक टाइम देते हैं कि इस डेट तक आप अपनी फ़ीस जमा करवाएं, और अगर किसी वजह से आप फ़ीस नहीं जमा करवाए तो यूजुअली जो होता है कि जो न्यू रेगुलेशन आए थे 19 दिसंबर 2010 के बाद, उसमें ये था कि आपको फ़ीस जमा करवानी पड़ती थी। अगर आप फ़ीस जमा नहीं करवाते तो आपका वीज़ा जो है वो रिफ्यूज़ हो जाता है। अब आपकी जो एप्लीकेशन है उसको कंसिडर नहीं किया जाता। तो अगर आपने फ़ीस नहीं जमा करवाई तो उसमें आपको वो एक नोटिफिकेशन आता है। अगर सोलिसिटर से वो लेट भी हो गया था तो उसको कोई एक्सप्लेनेशन देते हुए उनको दोबारा से करना चाहिए था। यूजुअली आप उनसे रब्ता करें तो वो आपको जल्दी जवाब दे देते हैं, लेकिन 4 से 6 माह का टाइम जो है वो काफ़ी एक्सेसिव है। आप उनसे दोबारा रब्ता करने की कोशिश करें और उनसे सॉर्ट आउट करें कि वो कितनी जल्दी या कितनी देर इसको लगाएंगे मामले को सॉर्ट आउट करते हुए। अगर वो फिर भी उसको डिले करवाते हैं तो आपके पास ऑप्शन ये हो सकता है कि आप हाई कोर्ट से जुडिशियल रिव्यू की एप्लीकेशन उनके खिलाफ कर सकते हैं, ट्राइब्यूनल के खिलाफ, कि आपकी जो अपील है उसको जल्दी प्रोसेस करें। जी, चलते हैं नेक्स्ट कॉल की तरफ। हेलो, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर, मैंने केस डाला हुआ था बच्ची के ऊपर। मैं 7 साल की हो गई तब, तो अभी उसको नियरली 8 साल हो गए। मतलब मेरे फिंगरप्रिंट्स हुए करीबन 6 महीने हो गए, अभी फिनिश हो गए।
अभी तक कोई जवाब नहीं आया। तो अभी सोच रहा हूँ कि क्या करूँ, रिमाइंडर डालूँ, या रिमाइंडर डालूंगा तो रिजेक्ट आएगा, या फिर आई डोंट नो, टू मच कंफ्यूजन। तो जरा थोड़ा बताएंगे प्लीज़, क्या कर सकते हैं इसके बारे में। ओके, थैंक यू वेरी मच। जो इस तरह के एप्लीकेशंस हैं उसमें बेहतर तो ये है कि आप वेट करें। आप उनको, अगर आपको 6 मंथ से ज़्यादा हो गए हैं तो आप उनको एक रिमाइंडर दे सकते हैं, क्या इस केस में ये आपका केस पेंडिंग पड़ा हुआ है इतनी देर से, तो उसको जल्द जो वो आपको अपडेट दें कि उसमें क्या कर रहे हैं। तो रिमाइंडर देने में ऐसा कोई हर्ज नहीं है। जहाँ तक आपके केस का जो आउटकम का ताल्लुक है, तो आपके केस की मेरिट पर डिपेंड करता है कि अगर आप जो भी एविडेंस आपने साथ लगाई है, अगर वो अच्छी और क्रेडिबल एविडेंस है तो उसकी बेस पे आपको वीज़ा लग जाएगा। आपके रिमाइंडर देने से आपके वीज़े के एक्चुअल जो उसकी आउटकम है उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जी, चलते हैं नेक्स्ट कॉल की तरफ। हेलो हेलो जी। हेलो सलाम सर। जी वालेकुम सलाम। हेलो सर, जो मैंने अपनी माँ के लिए इंडिया से जो अप्लाई किया था, यह फैमिली बेस पर, मैंने नहीं, मेरे पति ने किया था। ओके। तो उनकी इंटरव्यू हुई और उन्होंने उसका वीज़ा रिफ्यूज़ कर दिया। ओके। उन्होंने तीन चीज़ें चिट्ठी में वापस जैसे लिखी थी। नंबर 1, उन्होंने कहा था कि उन्होंने उसे बार बार पूछा था कि तुम्हें कितना वीज़ा चाहिए, तो उसने कहा कि मुझे 1 साल का लगा दो। उसको नहीं मालूम था कि वो किस लिए पूछ रहे हैं। तो उन्होंने एक चीज़ ये लिख दी कि जे वहाँ पर रहना चाहती है, तो इसलिए वो 1 साल का वीज़ा मांग रही है। और दूसरी चीज़, उन्होंने उससे पूछा था कि तुम्हारी जिस लड़की के साथ तुम रहती हो उसका हस्बैंड क्या करता है, मेरी सिस्टर का हस्बैंड क्या करता है। तो मेरी माँ ने कहा कि वो अफगानिस्तान में गया है। तो उन्होंने चिट्ठी में लिखा कि मेरा डैडी अफगानिस्तान गया है, उन्होंने रॉन्ग समझ लिया था। ओके। नंबर 3, उन्होंने आपका सवाल क्या है? उन्होंने कहा कि तुम्हारी इनकम का कोई जरिया नहीं दिख रहा, और 3 चीजें कहकर वीजा उन्होंने चिट्ठी पर रिफ्यूज कर दिया। इसलिए तो आपने वीजा किस लिए के अब क्या किया जाए? नहीं, किस कैटेगरी में आपने वीजा अप्लाई किया था? इसके लिए सॉरी, क्या आप हमें कुछ बता सकते हैं इसी के लिए? नहीं, मैं पूछ रहा हूँ कि आपने किस कैटेगरी में वीजा अप्लाई किया था, विजिट के लिए या सेटलमेंट के लिए? जस्ट विजिटिंग के लिए, फैमिली को मिलने के लिए। ओके, थैंक यू वेरी मच। इसमें यह है कि अब जो विजिटर फैमिली विजिटर्स भी हैं, वो भी एक नॉर्मल प्रोसीजर में जो अपील्स होती थी उसमें उनको अपील राइट नहीं है कि आप ट्राइब्यूनल में अपील नहीं कर सकते, लेकिन अभी स्टिल भी आप इस डिसीजन के ख़िलाफ़ हाई कोर्ट में अपील कर सकते हैं कि ये केस जो उन्होंने सही तरह से डिसाइड नहीं किया। जैसे आप खुद बता रही हैं कि उन्होंने फैक्ट एंड फिगर्स जो हैं वो रॉन्ग कंक्लूड किए हैं और उसकी बेस पे उन्होंने इस वीज़े की रिजेक्शन दी है। ये एक बहुत कॉमन सा ऑब्जेक्शन है कि इन्होंने जाना है और वापस नहीं आना। ये तकरीबन आलमोस्ट जितने भी रिफ्यूज़ल होते हैं उसमें एक कॉमन ग्राउंड ये उनकी होती है ECOs की कि जनाब इन्होंने जाना है और वापस नहीं आना और ये लॉन्ग स्टे करना चाहते हैं। तो लेकिन ये जो रिफ्यूज़ल रीज़न है इतनी स्ट्रॉन्ग रीज़न नहीं होती। तो अब बेहतर है कि आप किसी अपने करीबी सोलिसिटर से रब्ता करें और उनको हाई कोर्ट में लेके जाएं, तो वो आपको वीज़ा मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो सकते हैं। जी, चलते हैं नेक्स्ट कॉल की तरफ। हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी, मेरा सवाल ये है कि मेरे कज़न ओवरस्टे की वजह से फरवरी 2013 में उन्हें डिपोर्ट कर दिया गया था UK से। ओके। और उनके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस हैं 10 इयर्स की UK और यूरोप के लिए, लेकिन अब उनकी शादी ब्रिटिश लड़की के साथ हो गई है। जी। तो क्या होगा? क्या वो अप्लाई करें अपने हस्बैंड के लिए, और कोई रिस्ट्रिक्शंस होंगी उनके ऊपर, या फिर कोई कॉम्प्लिकेशंस होंगी, या फिर वो उनका वीज़ा लग जाएगा? क्योंकि जो वाइफ है वो तकरीबन सारी उनकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं उनको पूरा कर रही हैं। जैसे उनकी पे 18,600 से ज़्यादा है और बाकी सारी रिक्वायरमेंट्स भी पूरी हो रही हैं। तो क्या फिर भी उनके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस होंगी, या फिर इजीली वीज़ा लग जाएगा और उन्हें अप्लाई करना चाहिए? ओके, थैंक यू वेरी मच। और दूसरा सवाल मेरा ये है कि स्पाउस वीज़ा की फ़ीस कितनी है? ओके, थैंक यू वेरी मच। जहाँ तक इस चीज़ का ताल्लुक है कि उनके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शंस हैं और वो फैमिली जो उनका स्पाउस वीज़ा इसको वो इफ़ेक्ट करेंगी कि नहीं, तो उसमें यह है कि जो फैमिली जो सेटलमेंट के वीज़े हैं उसमें वो जो लिमिटेशन है वो उनको इफ़ेक्ट नहीं करेगी, क्योंकि ये ह्यूमन राइट का क्लेम है और भी
में भी आता है तो इस ऐसा उन पर कोई इस तरह की रिस्ट्रिक्शन नहीं होगी। अगर वो किसी और कैटेगरी में अप्लाई करते हैं तो वो रिस्ट्रिक्शन स्टिल उन पर लागू है, लेकिन वो फैमिली सेटलमेंट के लिए आ रहे हैं तो उस पर नहीं है। जहाँ तक फ़ीस का तल्लक है तो आप अगर जो FCO की वेबसाइट है वीज़ाज़ फॉर UK, उस पर अगर आप जाके चेक करें तो आपको मिल जाएगी, क्योंकि उसमें वो चेंज होती रहती है, वो जो करेंसी है उसके हिसाब से, तो आप उसको चेक करें तो आपको पता चल जाएगा कि उसकी भी फ़ीस कितनी है। जी चलते हैं नेक्स्ट कॉल की तरफ। हेलो हेलो। हाँ जी, मेरा एक सवाल है। जी जी। मुझे सर मैं अपनी मदर इन लॉ को यहाँ पर विजिट पे बुलाना है, तो मुझे मालूम करना है कि क्या डॉक्यूमेंट्स मेरे लगेंगे। मैं यहाँ पर फैमिली के साथ रहता हूँ एज अ ब्रिटिश। जी थैंक यू वेरी मच। जहाँ तक विज़िट का ताल्लुक है तो उसमें यह है कि आपके पास अकोमोडेशन होनी चाहिए, आप उनको सपोर्ट कर सकते हैं, जैसे आपके पास सफिशेंट फंड्स होने चाहिए कि जो उनके विज़िट है उसको अकोमोडेट कर सके। जैसे अगर वो होली आपके फाइनेंस पे रिलाय कर रही हैं तो उसमें आपकी बैंक स्टेटमेंट हो जिसमें उनकी ट्रैवल एक्सपेंसेस हैं वो कवर होते हों, उनकी अकोमोडेशन जो है वो कवर होती हो, और जो पीरियड ऑफ स्टे है अगर वो 2 3 4 जितने महीने के लिए भी आ रही हैं उस महीने का जो खर्चा है वो आप उनको अफोर्ड कर सकते हैं, तो आप उनको बुला सकते हैं। ये मेन रिक्वायरमेंट है कि आप उनको सपोर्ट कर सकते हैं फाइनेंशियली और उनको अकोमोडेट कर सकते हैं। रेस्ट ऑफ द थिंग्स जो होती हैं वो उसी में कवर हो जाती हैं कि उनका आपके साथ उनका रिलेशन भी है और वो यहाँ सिर्फ विज़िट के लिए आना चाहती हैं और आके वापस जाना चाहती हैं। तो ये जो अगर मेन चीज़ें आप जैसे आपके पास एक अकोमोडेशन होनी चाहिए और सपोर्ट होनी चाहिए तो उसकी बेस पे आप उनको बुला सकते हैं। इसके लिए एक यूजुअली होता है एक डिक्लेरेशन बनता है कि आप उनको स्टैट्यूटरी डिक्लेरेशन कहते हैं कि आप उनको स्पॉन्सर लेटर भी उसको आम लफ्ज़ों में कहा जाता है कि आप अगर उनको स्पॉन्सर लेटर बना के भिजवा दें और अपनी डिटेल उसमें लिख दें कि जी आप अपना नाम, अपनी नेशनैलिटी और आप जो काम कर रहे हैं उसके हवाले से और आपकी इनकम कितनी है और आपका अकोमोडेशन आपके पास अवेलेबल है, तो उसकी बेस पे उनका वीज़ा लगने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। जी चलते हैं नेक्स्ट कॉल की तरफ। हेलो अस्सलामुअलैकुम जी। जी वालेकुम सलाम। हेलो जी जी जी, मैं Tier 1 जनरल वीज़े पे हूँ और मुझे इस महीने में 5 साल पूरे हो जाएंगे। जी जी। मैं इंटरनेट के लिए अप्लाई करना चाह रहा हूँ और मेरे 3 डिपेंडेंट हैं, वाइफ और 2 बच्चे, और जो वाइफ हैं वो लगातार 2 साल मेरे साथ नहीं रही और एक जो बच्चा है, लेकिन 2 साल उनके बनते हैं। अब मैं वाइफ के लिए उन्होंने जो है लाइफ इन यूके और इंग्लिश का जो टेस्ट है वो अभी नहीं किया, उनकी मैं एक्सटेंशन के लिए अप्लाई करना चाह रहा हूँ और अपनी जो इंडेफिनिट के लिए अप्लाई करना चाह रहा हूँ। मेरा सवाल ये है कि क्या मैं बच्चों को मैं अपने साथ अप्लाई कर सकता हूँ इंडेफिनिट के लिए? जी जी बिल्कुल, आप बच्चों को वाइफ की एक्सटेंशन और बच्चों को अपने ही उसी फॉर्म पे। जी जी थैंक यू वेरी मच, आपके सवाल का शुक्रिया। जी बिल्कुल आप कर सकते हैं बच्चों को, क्योंकि अगर उन पे वो रिस्ट्रिक्शन नहीं है जो आपकी वाइफ पे हैं और बच्चों को वो रिक्वायरमेंट नहीं है कि वो इंग्लिश लैंग्वेज करें और बाकी उनकी सारी रिक्वायरमेंट्स पूरी होती हैं, तो आप उनके इंडेफिनिट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आपकी वाइफ की अगर वो रिक्वायरमेंट पूरी नहीं करती तो आप उनके लिए बिल्कुल जो एक्सटेंशन अप्लाई कर रहे हैं तो वही एक बेहतर और मौजूद तरीका है। जी चलते हैं नेक्स्ट कॉल की तरफ। हेलो हेलो जी 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 आपकी कॉल मिल रही है। जी 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 सर मुझे एक सवाल करना था कि मेरे पास ये फैमिली परमिट है, तो मैं उस पर कोई मतलब 3-4 दफ़ा पाकिस्तान जा चुका हूँ। तो लास्ट टाइम एक्चुअली मैं जब वापस आया था तो उन्होंने मेरे पासपोर्ट पे एंट्री की स्टैंप नहीं लगाए। तो उससे पहले मैं जब भी आता था तो वो एंट्री की स्टैंप लगाते थे। जब मैंने उससे पूछा तो वो मुझे कहते हैं कि यूरोपियन जो फैमिली मेंबर है उनके लिए ये चीज़ ज़रूरी नहीं है। तो मैं ये सिर्फ पूछना चाह रहा था कि वो जब मैं अपने परमानेंट के लिए अप्लाई करूँगा तो वो कैसे चेक करेंगे कि मैं कितना टाइम यूके से बाहर रहा हूँ? ओके पहली बात तो यह है कि उनके सिस्टम में जब वो आप इन आउट होते हैं तो वो सिस्टम अपडेट हो जाता है कि आप कब गए और कब आए हैं। पहली बात तो ये है। दूसरी बात यह है कि आप खुद उनको लिख के देंगे कि आप इन डेट्स में बाहर रहे हैं, तो अगर उनके पास कोई कॉन्ट्रेरी इन्फॉर्मेशन नहीं है तो वो उसको एक्सेप्ट करेंगे। तो जहाँ तक स्टैंप लगाने का तल्लुक है, ये किसी ज़माने में बहुत ज़्यादा वैलिड होती थी। अब वो यूजुअली अब तो जो स्कैनर आ गए हैं तो उसके हिसाब से आपका पासपोर्ट ऑटोमेटिकली स्कैन हो जाता है और आप इन आउट हो जाते हैं, तो उसमें स्टैंप लगाने वाली बात नहीं है। लेकिन उनके पास रिकॉर्ड आपका मौजूद है कि आप किन डेट्स में जाते हैं और किन डेट में वापस आते हैं, तो इसलिए आपको उसके सिलसिले में ज़्यादा वरी करने की ज़रूरत नहीं है। जी चलते हैं नेक्स्ट कॉल की तरफ। हेलो जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सर मैंने पहले भी आपका सवाल किया था लेकिन मैं मिसगाइड हो गया और सवाल सीख दिया। मैं इलीगल था और मैंने यहाँ शादी की ब्रिटिश से,
मेरी बीवी काम भी करती है, लेकिन मैंने एप्लीकेशन दाखिल किया था 2010 में और अभी मुझे 2013 फरवरी पे उसने मुझे 2.5 ईयर की लीव, डिस्कशन लीव दी है, क्योंकि मैं उससे खुश नहीं हूँ। तो मेरा कुछ हो सकता है या मैं क्या करूँ? प्लीज इस पर ज़रा रोशनी डालिए, क्योंकि जब मैंने एप्लीकेशन डाली थी उस वक्त मैं इलीगल था। हाँ, तो जो उस वक्त की पॉलिसी थी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की 3 ईयर की थी। ये मेरे ख्याल में आपने कब एप्लीकेशन की, कब की थी आपने? उसने मुझे मेरे ख्याल में इंडेक्स में 2.5 ईयर का दिया था। तो जी आपने एप्लीकेशन कब की थी? ये 2010 सितंबर में की थी। ओके, ठीक है। जी आपके लिए जी आप ये सवाल पूछना चाहते हैं कि आप इंडेफिनेट के लिए अप्लाई कर सकते हैं या कम से कम आप इस एप्लीकेशन जो लीव ग्रांट हुई है इसके खिलाफ कोई आपके पास चारा जोई है कि बजाय इसके कि वो आपको 3 ईयर्स का वीज़ा देते हैं और उसके बाद इंडेफिनेट आपको मिलता है, उसके इंस्टेड उन्होंने आपको जो 10 ईयर्स की कैटेगरी में वीज़ा इशू किया है ह्यूमन राइट्स की बेस पे। तो इसमें यह कि अगर आप इससे खुश नहीं हैं तो आपके पास एक ऑप्शन हो सकती है कि आप जुडिशल रिव्यू की एप्लीकेशन कर सकते हैं। इस तरह के जो डिसीजन होते हैं उनके खिलाफ राइट ऑफ अपील जो ट्राइब्यूनल में होता है वो नहीं होता। लेकिन अगर आप समझते हैं कि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का डिसीजन जो है वो कानून के ख़िलाफ़ है, उस वक्त की जो पॉलिसी थी वो ये थी कि आपको वीज़ा मिल सकता था यहीं से यूके में रहते हुए। इसमें एक बहुत एक केस जो हुआ है उसमें चकवाम्बा का एक केस हुआ था जिसमें कोर्ट ने ये डिसाइड किया था कि अगर आपकी फैमिली लाइफ यहाँ पे इस्टेब्लिश है तो आपको आउट ऑफ कंट्री जाने की ज़रूरत नहीं है, इसी यूके में रहते हुए आपको वीज़ा मिल सकता है। तो उसकी बेस पे मेरा ख्याल है कि आप जुडिशल रिव्यू में जा सकते हैं और होपफुली सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो है वो आपको वीज़े को कन्वर्ट करते हुए आपको स्पाउस वीज़े में कन्वर्ट करेगा और आपको डेट ऑफ एप्लीकेशन से आपको वो जो टाइम कंसिडर होगा और उसके बाद आप इंडेफिनेट अप्लाई कर सकते हैं। जी चलते हैं नेक्स्ट कॉल की तरफ। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी मुझे 2 सवाल पूछने थे। एक ये पूछना था कि मैंने असाइलम अप्लाई किया था जी, तो वो मेरा रिफ्यूज हुआ था, फिर उन्होंने मुझे डिस्क्रिशनरी लीव दी थी 3 इयर्स की, तो उसमें हम जो है अपने बैक कंट्री जा सकते हैं? और सेकंड सवाल ये था कि हम चाइल्ड टैक्स क्रेडिट ले रहे हैं तो उसके लिए जब हम रिन्यूअल के लिए जाएंगे तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं होती इसमें? ओके, थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया सर। नो प्रॉब्लम सर। डिस्क्रिशन लीव में क्योंकि ये आपको असाइलम की बेस पे नहीं मिली तो इसमें आप अपने कंट्री जा सकते हैं, उसमें ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं होता। लेकिन जब आप रिन्यूअल करते हैं तो उसमें ये सवाल ज़रूर उठाया जाता है कि क्योंकि आपने असाइलम किया था और उसकी बेस पे आपको डिस्क्रिशन लीव ग्रांट हुई थी और आप शायद आपके सर्कमस्टांसेस चेंज हो गए हैं और आप अपने कंट्री में आ जा सकते हैं, तो आपकी जान को ख़तरा नहीं है और आपके ऊपर कोई सीवियर ऐसे सर्कमस्टांसेस नहीं है जिसकी बिना पर आपको जो डिस्क्रिशन लीव ग्रांट की गई थी, तो शायद आपके सर्कमस्टांसेस चेंज हो गए हैं तो मुमकिन है आपको आपकी लीव जब आपको जो एक्सटेंशन है उसको वो उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम आई आपको। लेकिन जहाँ तक आपके दूसरे सवाल का तल्लुक़ है कि चाइल्ड टैक्स क्रेडिट का, तो उसमें ये जैसे मैंने पहले भी एक सवाल के जवाब में बताया था कि चाइल्ड टैक्स क्रेडिट जो है ये ऐसा पब्लिक फंड्स में नहीं आता। तो जो लोग काम कर रहे हैं अगर उनकी एक इनकम एक ख़ास थ्रेशोल्ड में है तो उसके हिसाब से एचएम रेवेन्यू वाले जो हैं वो उनको टैक्स क्रेडिट देते हैं जो गवर्नमेंट की तरफ से इर्रिस्पेक्ट ऑफ देयर इमिग्रेशन स्टेटस, और ये यूजुअली उन लोगों को मिलता है जो कि इंडेफिनिट जिनके पास होता है या जैसे आप उनके पास किसी तरह का कोई स्टेटस होता है तो जो काम कर रहे हैं लोग हैं उनको वर्किंग टैक्स क्रेडिट मिलता है। तो ऐसा वो आपके लीव पे वो उसका कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। जी चलते हैं नेक्स्ट कॉल की तरफ। हेलो जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी मेरा सवाल ये कि हम बेल्जियम के सिटीजन हैं, मैं मेरी वाइफ और 2 बच्चे 5 साल से ज़्यादा हो गए इधर रह रहे हैं लंदन में। जी तो एक बच्चा 13 साल का है, एक 10 साल का और एक इधर ही पैदा हुआ था तकरीबन 5 साल का, और सबके पास हमारे पास बेल्जियम की सिटीजनशिप है। तो हम डच पर ये क्या कहते हैं ब्रिटिश पासपोर्ट कब अप्लाई कर सकते हैं और उसका क्या तरीका है? यूजुअली जो बेस्ट ऑप्शन तो यही होती है कि आप 5 ईयर्स मुकम्मल करने के बाद आप इंडेफिनेट के लिए अप्लाई करें और उस इंडेफिनेट मिलने के 1 ईयर के बाद आप नेशनलिटी अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन जैसे आप यूरोपियन हैं तो आपको ऐसा इंडेफिनेट की ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर आप 6 ईयर्स भी मुकम्मल हो गए हैं तो भी आप डायरेक्ट नेशनलिटी भी अप्लाई कर सकते हैं, उसमें ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन उसमें 6 ईयर मुकम्मल होते हैं, लेकिन उससे पहले जो बेस्ट ऑप्शन होती है मेरे ख्याल में वो यही होती है कि आप नेशनलिटी पहले इंडेफिनेट के लिए अप्लाई करें और आफ्टर 1 ईयर आप नेशनलिटी के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। जी चलते हैं नेक्स्ट कॉल की तरफ। हेलो हाँ हेलो जी अस्सलाम वालेकुम। जी मैंने पूछना था कि
हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम जी। मैंने पूछना था कि मैं IN10 हूँ, तो ये आप अपने टीवी की आवाज़ क्या अगर ये मेरा कम कर दें तो नेशनैलिटी पे अफेक्ट होगा कि नहीं होगा? एक बात। जी, एक तो आपकी टीवी की आवाज़ की वजह से मुझे आपके सवाल की समझ नहीं आ सकी। अगर आप दोबारा से सवाल करें तो मेरे लिए थोड़ी सी आसानी रहेगी। चलते हैं नेक्स्ट कॉल की तरफ। हेलो 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 जी, ये आपकी कॉल। हेलो जी जी, वालेकुम अस्सलाम। जी, मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपसे बात की थी टियर 1 जनरल पे और बच्चों के बारे में सवाल किया था। मुझे थोड़ा सा और क्लियर करना है। आपको बहुत शुक्रिया, पहले आपने जवाब दिया। मेरे जो दोनों बच्चे हैं वो पाकिस्तान में वो पैदा हुए हैं और एक जो बेटी है वो 16 महीने की है। उसको वीज़ा लगे हुए तकरीबन 1 साल हो गया है। तो उसमें कोई इस तरह की रिस्ट्रिक्शन तो नहीं है कि 2 साल पूरे होना ज़रूरी है या वो पाकिस्तान में पैदा हुए हों, या इस तरह की कोई दूसरी कोई रिस्ट्रिक्शन? और दूसरा ये पूछना था कि अगर वाइफ के लिए मैंने एक्सटेंशन अप्लाई करनी है तो फॉर्म कौन सा उनके लिए फिल करना पड़ेगा? थैंक यू वेरी मच। जी, थैंक यू वेरी मच। फॉर्म आपको जो टियर 1 डिपेंडेंट्स का फॉर्म है वो फिल करना पड़ेगा उनके लिए। और जहाँ तक आपके बच्चों का ताल्लुक है तो वो क्योंकि आपके साथ इंडेफिनेट अप्लाई कर रहे हैं और उसमें प्रोविजंस हैं कि अगर वो आप इंडेफिनेट के लिए अप्लाई कर सकते हैं तो वो भी आपके साथ इंडेफिनेट के लिए अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि वो अंडर 18 है। तो उसमें आपको ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जी, चलते हैं हमारी नेक्स्ट कॉल की तरफ। हेलो हेलो हेलो, सत श्री अकाल जी। जी, सत श्री अकाल जी। क्या सवाल है मेरे पास जी? दो सवाल। हाँ जी। एक ਤਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ 3 ਸਾਲ ਜਦੋਂ ਡਿਟੈਂਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਚ ਰਿਹਾ ਹਨਾ, ਤੇ ਮੇਰੀ ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਬੇਲ ਹੋਈ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਜਿੱਦਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਚ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟ ਦਾ ਕੇਸ ਪਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਮੇਰੀ ਬੇਲ ਹੋਈ ਸੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀ ਮੇਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਮੇਰੇ ਟਰੈਵਲ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ। ਦੂਜਾ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਆ, ਮੇਰੇ ਟੈਗ ਲੱਗਾ ਹੈ ਨਾ ਤੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਟੈਗ ਲੱਗੇ ਨੂੰ, ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਚਿਰ ਹੋਰ ਰਹੂੰਗਾ ਹਨਾ ਟੈਗ? ओके, थैंक यू वेरी मच। आपकी जो बेल रिस्ट्रिक्शंस हैं उसकी वजह से शायद आपको कोई टैग उन्होंने लगाया हो। तो ये यूजुअली आपके डिपेंड करता है कि आपके जो सर्कमस्टांसेस हैं वो क्या हैं। तो जैसे आपने बताया कि आपके पास सोलिसिटर भी हैं, तो बेहतर यही है कि आप अपने वो आपको बेहतर एडवाइस कर सकते हैं इस सिलसिले में कि आपको ये टैग कब तक रहेगा। और अगर आपका बिहेवियर अच्छा है तो आप उनको टैग रिमूव करने के लिए भी कह सकते हैं, लेकिन टोटली डिपेंडिंग कि उन्होंने किस रीज़न की वजह से आपको टैग लगाया हुआ है। और वो रीज़न अगर इम्प्रूव होती है तो उसकी ख़त्म होती है तो उसके बाद आप अप्लाई जो है वो टैग रिमूव भी हो सकता है। जी, चलते हैं हमारी नेक्स्ट कॉल की तरफ। हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी, वालेकुम सलाम। सर, मैंने एक सवाल पूछना था कि मैंने जो यूरोपियन लड़की थी उससे मैंने शादी की थी, तो उसके बाद मुझे 5 साल का वीज़ा मिला था। ओके। तो अभी मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्या मुझे परमानेंट रेजिडेंस के लिए 5 साल पूरे करने होंगे या इससे पहले भी मैं अप्लाई कर सकता हूँ? ओके, थैंक यू वेरी मच। जो कानून की लिटरल जो इंटरप्रिटेशन है उसमें तो ये है कि आपका 5 इयर्स का रिलेशनशिप होना चाहिए। अब होता है बाज़ औक़ात ये होता ही है कि अप्लाई आप जब जिस डेट को करते हैं उसमें वीज़ा लगने तक आपका ऑलमोस्ट 6-7 मंथ या सम केसेस में साल 1.5 साल का अरसा भी गुजर जाता है। तो वीज़ा उसके बाद लग क्या होता है और वो वीज़ा 5 इयर्स का लगता है। और उसमें ये होता है कि आप जब इंडेफिनेट का टाइम आता है तो लोग इस कन्फ्यूजन में होते हैं। तो कोर्ट का जो डिसीजन है इसके बारे में उसमें ये है कि आपकी जो शादी की डेट है या जब से आप इकट्ठे रह रहे हैं उस डेट से वो टाइम आपके 5 इयर्स मुकम्मल होने ज़रूरी हैं इंडेफिनेट के लिए। और अगर आपकी जो स्पाउस है वो अपने ट्यूटी राइट एक्सरसाइज करते रही हैं थ्रू आउट 5 इयर्स टाइम, तो उसमें आप जब से आपकी शादी हुई है उस वक्त से लेके या जब से आप इकट्ठे रह रहे हैं उस वक्त से लेकर 5 साल मुकम्मल जब आपके होते हैं तो उस डेट के बाद आप इंडेफिनेट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बेशक आपका वीज़ा भी जो है वो पड़ा हो तो आप उससे पहले भी 5 इयर्स की बेस पे वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। जी नाज़रीन, इसके साथ हमारे आज के प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो जाता है। जिन नाज़रीन की हम कॉल नहीं ले सके उनसे हम बहुत माज़रत चाहते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस जो है वो आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा। अगर आपका सवाल आपके सवाल का आपको तसल्ली बख्श जवाब नहीं मिल सका और आप समझते हैं कि आपकी मज़ीद आपको उसकी कोई इंटरप्रेशन या उसमें आपको कोई सी जवाब की ज़रूरत है तो आप हमें कानूनी .live@live.com पे आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हम कोशिश करेंगे आपके जो सवाल है उसका जवाब दे सकें। नेक्स्ट वीक तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।